अब पूरा 1 साल हो चुका है जब से ट्रिपल एच क्रिएटिव हेड बने हुए हैं। तो अब आप लोग मुझे बताओ, 2 क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज, आपको ट्रिपल एच के इस पूरे क्रिएटिव एरा में क्या अच्छी लगी और सबसे बुरी चीज क्या लगी? मैं ये नहीं पूछूंगा अच्छा था या बुरा था, वो तो चलो जैसे भी है, लेकिन 2 चीज बताना, सबसे अच्छी चीज और सबसे बुरी चीज। मैं अपना कमेंट में लिख दूंगा। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में। तो रॉ पर कल के शो में बहुत कुछ था, डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी सारी चीजें डाली थी। ओवरऑल कोई बहुत बड़ा वाव फैक्टर नहीं था, लेकिन यस, मंडे नाइट रॉ एक काफी अच्छा सा शो था। व्यूअरशिप इसकी आ गई है और यह है ओवरनाइट व्यूअरशिप है 1.818 मिलियन व्यूअर्स। और गाइस, सबसे ज्यादा जिस पॉइंट पर डब्ल्यूडब्ल्यू को व्यूअरशिप मिली थी वो सैमी ज़ेन और डोमिनिक मिस्टीरियो के मैच के टाइम पर थी। और अगर आप इसे देखोगे ना, तो ये मैच ना ऐसा था कि बहुत शुरू में बुक किया गया है, ना बिल्कुल लास्ट में मेन इवेंट में था, लेकिन फिर भी पूरे शो पर सबसे ज्यादा जो नंबर्स मिले हैं वो डोमिनिक मिस्टीरियो और सैमी ज़ेन के मैच को मिले, जो कि 2 मिलियंस पर गए हुए थे उस टाइम पे। अब इसमें हम किसको ड्रॉ माने, सैमी ज़ेन को या फिर डोमिनिक मिस्टीरियो को? आज की एनएक्सटी की बात करते हैं तो एक सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग बात है आपको बताने के लिए, लेकिन उससे पहले ये बता दूं, गेबल स्टीफसन का जो मैच है ग्रेट अमेरिकन बैश के लिए एनएक्सटी के, उसमें ऑफिशियल हो चुका है। बेरन कॉर्बिन को उन्होंने चैलेंज किया और ये मैच अब वहां पे होने वाला है। अब बेरन कॉर्बिन का अगर आप लास्ट मैच देखोगे जिसमें उसने एक बंदे को रिटायर किया था, मतलब बेरन कॉर्बिन का लास्ट मैच नहीं, उस सुपरस्टार का लास्ट मैच, मैं कर्ट एंगल की बात कर रहा हूँ जो कि एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने उनको उस मैच में हराकर रिटायर किया था। और जब गेबल स्टीफसन की बात हो रही है तो उनका डब्ल्यूडब्ल्यू में जो पहला मैच है वो भी बेरन कॉर्बिन के अगेंस्ट, और वो भी एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। तो ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट से कुछ अलग ही तरीके का लगाव नजर आ रहा है बेरन कॉर्बिन का, या फिर कह सकते हैं कि सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई कि बेरन कॉर्बिन के साथ उस टाइम पे लड़े थे, क्योंकि ओरिजिनली कर्ट एंगल का मैच जॉन सीना के साथ होना था। ऐसा कर्ट एंगल ने आइडिया भी पिच किया था, लेकिन फिर वो आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। कोडी रोड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज कोडी रोड्स के साथ जो अब तक उनके डब्ल्यूडब्ल्यू के रन में हुई है, अनफॉर्चुनेटली वो रोमन रेंस के साथ मैच है। और अनफॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि वो उस मैच को हार गए थे। तो इस मैच के बारे में बड़ी अंदर की बात बताई कोडी रोड्स ने, और उन्होंने ये बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यू मैनेजमेंट ने मुझे ये कहा था मैच हारने के बाद कि अब तुमको सोशल मीडिया पर या फिर ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं जाना है। ऐसा उन्होंने स्ट्रिक्टली एडवाइस किया था कोडी रोड्स को। और कोडी रोड्स ये कहते हैं, भाई वैसे भी मैं किसी हालात में किसी मूड में नहीं था, इमोशन इतने सारे चल रहे थे, इतनी सारी चीजें चल रही थी बैक स्टेज, तो वैसे भी मेरे पास कोई टाइम नहीं रहता कि मैं सोशल मीडिया पर जाकर कुछ भी इसके बारे में बोलो। आई थिंक इससे डब्ल्यूडब्ल्यू, मतलब ये इसीलिए हुआ होगा क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को ऐसे लग रहा होगा कि कहीं कोडी रोड्स ऐसे कोई कमेंट्स पास ना कर दें, ऐसे है ना, उस समय इमोशन में आके, फिर हीट ऑफ द मोमेंट में आके, कि वो बाद में उनके ऊपर भारी पड़ जाए, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए भी वो सही ना हो, डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए भी सही ना हो। तो शायद ये एक रीजन हो सकता है। बट देख रहे हो कैसी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू ध्यान देती है, जो कि हमको पता तो नहीं लगता, बट जब ऐसी बातें बताता कोई सुपरस्टार तब समझ में आता है। लोगन पॉल का मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से वो सेल्फी वाला वीडियो लेना अपने आप में एक बड़ा एपिक एंगल था। भाई बंदा गिर गया, लेकिन उसके बाद भी उसका जो कैमरा है वो ऑन है। उस वीडियो को उन्होंने ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। चला नहीं सकता मैं वीडियो, लेकिन ये आ गई है सोशल मीडिया पर अब वीडियो। लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यू में काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो दिमाग में वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाला जो दिमाग है वो चलता रहता है। और ये जो कारनामे हैं लोगन पॉल के, वो इसका एक बहुत बढ़िया वाला एग्जांपल भी है। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और इस बार की सर्वाइवर सीरीज के बारे में बात करते हैं। क्या रॉ वर्सेस स्मैकडाउन होने वाला है या फिर वॉर गेम्स होगा? अगर मैं आपसे ये कहूं कि दोनों ही होने वाले हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू शायद कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि रॉ और स्मैकडाउन की थीम तो होगी सर्वाइवर सीरीज की, लेकिन क्योंकि वॉर गेम्स वाले मैच को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मेन रोस्टर वाले क्राउड की तरफ से, तो इस वजह से वॉर गेम्स भी डब्ल्यूडब्ल्यू सर्वाइवर सीरीज में डाल सकती है। अभी इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। देखो, कंफर्मेशन दोनों में से कुछ नहीं है कि रॉ वर्सेस स्मैकडाउन ही होगा या फिर वॉर गेम्स ही होगा, बट यस, डब्ल्यूडब्ल्यू दोनों को मिक्स करके कुछ डालना चाहती है। लेकिन ज्यादा जो रिपोर्ट्स है या फिर जो रूमर्स है वो ये बताते हैं कि रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वाली थीम के साथ शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ज्यादा जाएगी। बट एट द सेम टाइम ट्रिपल एच ने लास्ट टाइम की वॉर गेम्स वाली सर्वाइवर सीरीज को एक बहुत बड़ी सक्सेस के तौर पर देखा था। रोमन रेंस और जे उसो के बारे में बात करते हैं तो आपको पता ही है डब्ल्यूडब्ल्यू ने समर स्लैम के लिए इस मैच को ऑफिशियल कर दिया है। और डेव मेल्टजर ने इस बात को रिपोर्ट किया कि जब से डब्ल्यूडब्ल्यू का ये वाला मैच समर स्लैम के लिए ऑफिशियल हुआ है, उसके बाद से जो टिकट सेल्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यू को, उसमें काफी ज्यादा ऐसे स्पाइक दिख रहा है और 45,000 से ऊपर ऑलरेडी नंबर जा चुके हैं। एक्सपेक्टेड है कि 50,000 तक डब्ल्यूडब्ल्यू समर स्लैम के टिकट्स को इजीली लेके चली जाएगी। और लास्ट जो कुछ दिन होंगे उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि जो टिकट्स की नंबर्स हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगे। तो कुल मिला के 50,000 ऑलमोस्ट क्राउड तो आने वाला है वहां पे। ये डब्ल्यूडब्ल्यू के पास एक बहुत बड़ी स्टेज है। मैं कह रहा हूँ फिर से कि बड़ा होगा समर स्लैम। और अगर आपने यूट्यूब पर कम्युनिटी टाइप का पोस्ट देखा है तो फिर मेरे लिए तो शायद हो सकता है ये और भी बड़ा हो जाए। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और रिया रिप्ली ने भाई सच में लिव मॉर्गन को इंजर्ड कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सच में उनको बुरी तरीके से मारा, लेकिन लिव मॉर्गन के साथ लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ में बैरिकेड वाला एक एंगल हुआ था और उसकी वजह से लिव मॉर्गन ऑलरेडी इंजर्ड थी। तो इस वजह से एक स्टोरी लाइन के अंदर उनको ऐसा दिखाया गया
और इतना ही नहीं भाई, केविन ओवंस भी हो चुके हैं इंजर्ड। अब उनको भी जो एंगल दिखाया उस वजह से नहीं, बल्कि ऑलरेडी वो फ्रैक्चर्ड रिब से गुजर रहे थे भाई। और जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि केविन ओवंस उसके बावजूद भी आए कैसे, क्योंकि अगर रिब में फ्रैक्चर है तो बंदे को ऑल टाइम कितना ज़्यादा पेन हो रहा होगा वहाँ पे। तो ये स्टोरी लाइन से उनको टेलीविजन से ऑफ करने के लिए था। तो इसका मतलब कि अब कुछ टाइम तक ये सैमी ज़ेन और केविन ओवंस वाली सिचुएशन कुछ अलग चलने वाली है। समर स्लैम में वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान था नहीं इस टाइटल को डिफेंड करवाने का। इवन गाइस रिपोर्ट ये भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो भी कुछ सोच रही थी केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन के बारे में, सारे प्लान्स को होल्ड पे डाल दिया है। और अभी इस पे भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोई अपना डिसीजन नहीं बनाया कि क्या उनको टाइटल्स को रिलिंक्विश करना है या फिर कुछ। सारे प्लान होल्ड पे डले हुए हैं। मुझे लगता है अभी एक आध हफ्ते में कुछ तो होगा केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन के इन टाइटल्स के साथ में, और शायद उसके बारे में कुछ रिपोर्ट भी आ जाए। और अगर वो आएगी तो मैं आपके साथ चैनल पर जरूर शेयर कर दूंगा। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और समर स्लैम के 3 मैचेस के ऑड्स के बारे में बात करते हैं। सेथ रॉलिंस और फिन बैलर का मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियल किया है। इस मैच में सेथ रॉलिंस करंटली मैच को जीतने के लिए फेवरेट है। मतलब कि फिन बैलर जो कह रहे थे कि मैं अपनी बिच बनाऊंगा सेथ रॉलिंस को, वो चीज शायद समर स्लैम में नहीं होने वाली करंटली ऑड्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर का जो मैच है, यहाँ पर कोडी रोड्स मैच को जीतने के लिए फेवरेट है। अब ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए ये बात गले से नीचे उतार पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। रोंडा राउजी एंड शेना बेजलर के मैच की बात करते हैं तो यहाँ पर शेना बेजलर बहुत बड़ी फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए कि वो रोंडा राउजी को इस मैच में हरा देंगी। कल चैनल पर क्रिस बेनवा की पूरी स्टोरी वाली वीडियो आई है, शुरू से एंड तक उनकी लाइफ में क्या कुछ हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो भाई जाके जरूर देखना। ना फैन हो गए इस वीडियो का तो कहना, लिंक आपको पहले ही मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर इस समय ऊपर आई बटन पर भी होगा। अब ऐसा कंटेंट आप लोग चैनल पर और ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और जहां पर हर कोई बंदा कहता है कि रोमन रेंस मेरा ड्रीम अपोनेंट है, वहां पर गुंथर का कहना यह है कि वो रोमन रेंस को अपने ड्रीम अपोनेंट के तौर पर बिल्कुल भी नहीं देखता। अब गुंथर ने ऐसा क्यों कहा? गुंथर ये कहते हैं कि हम दोनों बिल्कुल एक अलग अलग टाइप के रेसलर्स हैं। जहां पर वो बात करते हैं रोमन रेंस का लड़ने का तौर तरीका, रिंग में काम करना अलग है और मेरा अलग है, तो वो एक केमिस्ट्री वो उतनी सॉलिड नहीं देखते जैसे कि बाकी सुपरस्टार्स देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुंथर मैच नहीं करना चाहते। गुंथर ने ये कहा भाई जिस तरीके से अपना बिजनेस इस समय रोमन रेंस हैंडल कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा कमाल का है, और डेफिनेटली मैं चाहूंगा तो जरूर कि मेरा मैच रोमन रेंस के साथ जरूर हो। अब ड्रीम अपोनेंट नहीं है, मतलब कुल मिला के गुंथर ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि भाई ड्रीम अपोनेंट ही हुए जा रहे मेरे रोमन रेंस, लेकिन यस वो उनके साथ मैच जरूर करना चाहेंगे। सिमिलैरिटी भी है दोनों सुपरस्टार्स के बीच में। इस टाइम में करंटली इतने लंबे टाइम तक अपने पास चैंपियनशिप रखना, ये काम दोनों ही सुपरस्टार्स ने किया है। गुंथर ने थोड़ा सा कम, लेकिन रोमन रेंस ने थोड़ा ज्यादा। समर स्लैम का एक मैच जिसमें डब्ल्यूडब्ल्यू पॉसिबली एक स्टिपुलेशन ऐड कर सकती है, और ये हो सकता है शायद एक फाइट वाला या फिर केज वाला या फिर यूएफसी स्टाइल मैच, जैसे फाइट पिट हमने डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखा है। तो शेना बेजलर कहती हैं कि वो रोंडा राउजी से फाइट करेंगी समर स्लैम में, उस मैच में जिसको वो अच्छे से समझती हैं। तो आई थिंक ये उसी चीज के बारे में फिर बात हो रही है। और आई थिंक ये सुपरस्टार्स अगर आपस में ऐसी स्टिपुलेशन के साथ लड़ते हैं तो फिर ये काफ़ी एक अलग इंटरेस्ट भी क्रिएट करेंगे। वो एक टिपिकल प्रो रेसलिंग चेन स्टाइल वाली या फिर ट्रेडिशनल क्लासिक जो होती है शायद इनके लिए फिट ना बैठे, क्योंकि जब दोनों का बैकग्राउंड ही एमएमए वाला है तो आई थिंक एमएमए वाला है, तो फिर आई थिंक ये स्टिपुलेशन के साथ जाना डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए अच्छा हो सकता है। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और एक ऐसा सुपरस्टार है जिसने रोमन रेंस को लिस्ट से उड़ा दिया, डिलीट कर दिया, गायब कर दिया, और वो सुपरस्टार एले नाइट है। बड़े शॉक और सरप्राइज हो जाओगे गाइस आप लोग ये बात जान के। सबसे पहले तो आप ये इस समय स्क्रीन के ऊपर अपनी चीज देखो, और रोमन रेंस और एले नाइट के बारे में भी क्या कुछ खिचड़ी पक सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू के जो टॉप 5 इस समय मर्च सेल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे ऊपर क्लेम योर किंगडम वाली कोडी रोड्स की, और उसके बाद दूसरे पर भी, तीसरे पर भी, चौथे पर भी और पांचवें पर भी सारी की सारी एले नाइट की टी शर्ट्स हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू शॉप के ऊपर इस समय सबसे ज्यादा बिक रही है। और गाइस इतनी मारामारी हो रही है एले नाइट की मर्चेंडाइज को लेके कि कोई लोग जिनको वो शर्ट का साइज फिट नहीं भी आता उसके बावजूद भी वो शर्ट ले रहे हैं कि भाई मुझे ये वाली टी शर्ट चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं एले नाइट की मर्च को खरीदूं, क्योंकि बाकी सारी चीजें सोल्ड आउट हो गई हैं। तो जिसके हाथ जो लग रहा है वो मर्चेंडाइज समय एले नाइट की लेना चाहता है। तो आप देख रहे हो ये लिस्ट में टॉप 5 है। मुझे याद नहीं आ रहा कि रोमन रेंस का नाम इस तरीके से कब गया था। कोडी रोड्स को तो भाई मानना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर 1 पर है वो एले नाइट से ऊपर, लेकिन बाकी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पर जो भी मर्चेंडाइज बिक रही है इस समय वो एले नाइट की। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर स्पेशली ट्विटर पर ये बात हो रही है कि क्या अब रोमन रेंस को हराने वाला बंदा एले नाइट होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसको इतनी हाइप मिल रही है। डब्ल्यूडब्ल्यू को उसको अब ऐसे लेवल पे पुश करना चाहिए कि एक पॉइंट पर जाके वही वो सुपरस्टार बने जो कि रोमन रेंस को हराए। अब देखो भली लिस्ट से उन्होंने गायब कर दिया रोमन रेंस का नाम, लेकिन सीधे ये बात कहना आई थिंक ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी एले नाइट को बहुत कुछ करना है। मैं अगर आज से 1 साल बाद देखूं तो भी जाके ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे कि भाई मर्चेंडाइज बहुत बिक रही है तो अब हरवा दो रोमन रेंस को। आई थिंक ये वाला नैरेटिव थोड़ा सा गलत है। आप इस बारे में क्या सोचते हो? स्क्रीन पर इस समय वीडियो दिख रही होगी आपको क्रिस बेनवा की, गाइस जरूर अभी क्लिक करके उसको देखना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।